बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग जो है वो डिस्कस कर ली थी कि कॉस्ट की डिफरेंट क्लासेस जो है ना वो क्या होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कॉस्ट मालूम करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर एज़ फॉलोज़। सबसे पहला मेथड है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। इन दिस सिस्टम यानी इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज़ ascertained separately which is suitable in all cases where work is undertaken on receiving a customer's order। अच्छा, ये वो तरीका है जिसमें हर काम की लागत को, हर जॉब की लागत को, कॉस्ट को अलग से मालूम किया जाता है। ascertained separately यानी सेपरेट उसको कैलकुलेट किया जाता है। हर काम की जो कॉस्ट है उसको अलग से कैलकुलेट किया जाता है। और ये तरीका इन केसेस के अंदर सूटेबल होता है, उन कामों के अंदर, कारोबारों के अंदर इस्तेमाल होता है जहाँ पे ऑर्डर या काम मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग की जो शॉप है, या टेलर शॉप, दर्जी की दुकान है, मोटर वर्कशॉप है, और लॉयर फर्म है, किसी वकील की चैम्बर है। तो इस किस्म के जो कॉस्ट है ना, जिसमें हर जॉब, हर काम की कॉस्ट को अलग-अलग डिस्कस किया जाए, अलग-अलग कैलकुलेट किया जाए, उसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका है प्रोसेस कॉस्टिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच मे passes थ्रू वेरियस प्रोसेसेस बिफोर completion। अच्छा, ये वो तरीका है, ये उन कारोबारों के अंदर इस्तेमाल होता है जिनमें जो मसनूआत हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, वो बहुत सारे प्रोसेस से, बहुत सारे मराइल से गुज़रता है। ठीक है, बहुत सारे मराइल से गुज़र कर मुकम्मल होता है। कंप्लीशन से पहले वो मुख्तलिफ मराइल से गुज़रता है, तो उसमें ये वाला मेथड इस्तेमाल होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। मिसाल के तौर पर फैक्ट्रियां हैं, मिलें, फ्लोर मिल, आटे की मिल है, या ऑयल फैक्ट्री है, तेल वाली जो फैक्ट्री है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं। अब उसमें जो एक चीज़ बनानी है ना, तो उसको मुख्तलिफ मराइल से, जो आपका प्रोडक्ट है वो मुख्तलिफ मराइल से गुज़रता है। शुगर मिल आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना जाता है, फिर वो मुख्तलिफ मराइल से गुज़रता है, उसका रस निकाला जाता है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, रिफ़ाइन होता है, फिर मुख्तलिफ मतलब मराइल हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उनसे गुजार कर फिर चीनी बनाई जाती है, एंड पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। तो जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, इसमें हर प्रोसेस जो है ना उसकी कॉस्ट मेजर की जाती है कि इस प्रोसेस पे कितना कॉस्ट आई, इस पे कितनी कॉस्ट आई। तो इसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं, यानी उन कारोबारों में इस्तेमाल होता है जिनमें प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुज़रता है कंप्लीशन से पहले। और मिसालों के अंदर आप फैक्ट्रियाँ दे सकते हैं, फ्लोर मिल है, ऑयल मिल है, या शुगर मिल आप लिख सकते हैं। इसके बाद है बैच कॉस्टिंग। इट इज़ कंसिडर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ये वाला जो तरीका है ना, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है उसकी तोसी है, यानी उसकी वुसअत है, उसको ही थोड़ा सा बढ़ाया गया है। It represents several small orders passed through the factory in batch। ये बैच के अंदर, ग्रुप के अंदर छोटे छोटे ऑर्डर्स को एक ग्रुप में मुकम्मल किया जाता है। ठीक है, इस तरीके के अंदर ईच बैच हेयर इज़ ट्रीटेड एज अ सेपरेट यूनिट ऑफ कॉस्ट। इसमें हर जो बैच है, हर ग्रुप जो है, उसको एक अलहदा यूनिट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ये तरीका जो है वो जॉब कॉस्टिंग की ही एक एक्सटेंशन है, और ये उन कारोबारों में इस्तेमाल होता है जहाँ छोटे छोटे ऑर्डर को बैच के अंदर, ग्रुप के अंदर जो है ना वो ट्रीट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं ऑर्डर्स को मुकम्मल किया जाता है ग्रुप्स के अंदर, तो इसको हम बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद है कंट्रैक्ट कॉस्टिंग। अच्छा, इसके मिसालों में आप कह सकते हैं दवाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने, इस किस्म की मिसालें इसकी दे सकते हैं। वहाँ पे जो मुख्तलिफ आर्डर्स हैं ना, उनको बैचेज़ के अंदर, ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो फुलफ़िल किया जाता है। अच्छा, कंट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है? इट इज़ सूटेबल फॉर द फर्म्स वेयर द जॉब इज़ बिग एंड स्प्रेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये उन कारोबारों में इस्तेमाल होता है जहाँ पर बड़े बड़े जो है ना वो मंसूबे होते हैं, और फैले हुए, काफ़ी तवील लंबे अरसे पर फैले हुए जो मंसूबे होते हैं, उन कारोबारों में ये ज़्यादा सूटेबल होता है, उन कंपनियों में, कारोबारों में इस्तेमाल होता है। फर्म्स विच आर इंगेज्ड इन द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन। ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शंस की जो कंपनियां हैं, ब्रिजेज़, पुलों की तामीर, रोड्स की तामीर, या बिल्डिंग्स, जो इमारतें हैं उनकी तामीर करने में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये
मतलब एग्जांपल्स हैं, ब्रिजेज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, उनके अंदर हम कंट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ कंट्रैक्ट मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉर ईच कंट्रैक्ट। आपको पता है ना, जब को पुलें तामीर होती हैं, रोड तामीर होता है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, सरकारी बिल्डिंग्स जिस तरह हैं, वो तामीर होती हैं, तो उनके कंट्रैक्ट दिए जाते हैं। तो बेसिकली वो एक लंबी जॉब होती है, एक बिग प्रोजेक्ट होता है, उस पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद है सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग। It is used in the business where a standard production is turned out and it is desired to find the cost of a basic unit of production. ये तरीका उन कारोबारों में इस्तेमाल होता है जहाँ एक ही किस्म की मसनूआत बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज़ टर्नड आउट, यानी बड़े पैमाने पर जो है ना वो मसनूआत तैयार की जाती हैं, प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। द कॉस्ट ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक ही ख़ास किस्म की मसनूआत जो है ना वो बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। इसके बाद है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस इज़ नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड द मेथड टू ascertain द कॉस्ट ऑफ सच सर्विस इज़ नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छा, ये तरीका जो है ना उन कारोबारों में इस्तेमाल होता है जहाँ खिदमात फ़राम की जाती हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले कारोबार होते हैं ना, बिजनेसेस, उनमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है वो यूज़ होता है। वहाँ पे सर्विसेज की जो लागत है उसका हिसाब किया जाता है। मेथड टू ascertain द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज, उन सर्विसेज की जो वो अदारा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, उन सर्विसेज की कॉस्ट को मालूम करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस मेथड को ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जो ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हैं या अस्पताल हैं, होटल्स हैं, वो यूज़र को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग का मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद मल्टीपल कॉस्टिंग है। In multiple costing, a combination of two or more methods of costing is used in conjunction to determine the cost of final product. अच्छा, मल्टीपल कॉस्टिंग जो है ना ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मुख्तलिफ कॉस्टिंग के मेथड्स जो है ना, दो या दो से ज़्यादा कॉस्टिंग के तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है इकट्ठा, इन कंजंक्शन, यानी इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ़ाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा लगाया जा सके या उसकी कॉस्ट को मेजर किया जा सके। This method is used by the industries where different components are separately manufactured and subsequently assembled into the finished product. वो कहता है कि ये उन फैक्ट्रीज़ के अंदर, उन इंडस्ट्री के अंदर, उन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है जहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जो है ना वो अलग-अलग तैयार किए जाते हैं, फिर उनको मिलाकर फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर मोटर कार, टेलीविज़न, शिप्स वगैरह। तो आपको पता है इनके जो पार्ट्स हैं अलग-अलग बनते हैं, इनके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेटली मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर इनको असेंबल किया जाता है इकट्ठा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो डिफरेंट मेथड्स वो कहता है मुख्तलिफ दो या दो से ज़्यादा मेथड्स जो है ना कॉस्टिंग के वो इकट्ठे इन कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं ताकि फ़ाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट डिटरमिन की जा सके। इसके बाद हैं जी डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी कॉस्ट मालूम करने की टेक्निक्स क्या हैं। ऊपर हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़े हैं और यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है। सबसे पहली है जी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। द प्रैक्टिस इन विच कॉमन मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फॉर डिफरेंट अंडरटेकिंग इन द सेम इंडस्ट्री आर यूज्ड इज़ नोन एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है ना ये एक ऐसा तरीका है जो किसी एक ही सनत के तमाम कारोबारों में मुश्तरका तरीके से लागत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक ही सनत या एक ही इंडस्ट्री, एक ही जो फैक्ट्री है उसके अंदर मुख्तलिफ़ शोबे होंगे, तो आप एक ही तरीका जब इस्तेमाल करते हैं ना, एक ही मेथड इस्तेमाल करते हैं उन सब की कॉस्ट मालूम करने के लिए, तो उसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। यानी आप एक ही तरीके से, एक ही मेथड से उसकी कॉस्ट मालूम करते हैं, पूरी जो इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें हैं सारी कॉस्ट जितनी भी है। दूसरा मेथड है ऑब्जर्प्शन मेथड। इन दिस ऑल कॉस्ट्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड और चार्ज्ड टू प्रोडक्शन, ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। ये वाला जो तरीका है ना, ये तमाम किस्म की जो अखराजात हैं, कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी उनमें आ जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट भी उसमें आ जाती है, इनको प्रोडक्ट में शामिल करके लागत मालूम करता है, प्रोडक्शन के अंदर शामिल करता है, चार्ज टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में शामिल करके, ऑपरेशंस में, प्रोसेस में शामिल करके उसकी जो लागत है वो मालूम करता है। यानी जितनी भी कॉस्ट है, वेरिएबल है या फिक्स्ड है, उसको प्रोडक्शन में शामिल करता है और फिर उसकी जो कॉस्ट है वो फाइंड करता है ऑब्जर्प्शन कॉस्ट में। इसके बाद है मार्जिनल कॉस्टिंग।
द मेथड ऑफ असरटेनिंग मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला जो तरीका है ना, ये एक ऐसा मेथड है कि जो डिफरेंशिएट कर देता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, उनको डिफरेंशिएट करके ये कॉस्ट मालूम करता है। यानी ये तरीका सिर्फ आप वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स्ड पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। दिस टेक्निक इज़ यूज टू असरटेन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट ओवर द प्रॉफिट्स। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मुनाफा का तज्जिया करने के लिए, जो प्रॉफिट है ना उसका एनालिसिस करने के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है। यानी ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके ये कॉस्ट मालूम करता है, और ये तरीका जो है ना ज़्यादातर प्रॉफिट्स को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, A फॉर एक्टिविटी, B फॉर बेस्ड, C फॉर कॉस्टिंग, is a system that focuses on activities as fundamental cost objects and utilizes the cost of these activities as building blocks or compiling the costs of other cost objects। ये वाला जो तरीका है ना, ये एक जदीद तरीका है, एक न्यू मेथड है, एडवांस्ड मेथड आप कह सकते हैं, जो कि तमाम जो प्रोडक्ट्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं उनकी कॉस्ट का एनालिसिस करता है। मखसूस जो एक्टिविटीज़ हैं ना उनकी बिना पर ये उनका एनालिसिस करता है। यूटिलाइजेज द कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ की बुना पर, एक्टिविटीज़ की बेस पर एनालिसिस करता है। दिस मेथड एनालाइजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सादा अल्फाज में आप यूँ लिख लीजिएगा कि दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग एनालाइजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसके बाद है डायरेक्ट कॉस्टिंग, द प्रैक्टिस या द मेथड ऑफ कॉस्टिंग ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट्स टू ऑपरेशंस, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट, लीविंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स to be written off against profits in which they arise is called as direct costing। अच्छा, इस मेथड में आप यूँ सिंपल लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड ओनली द डायरेक्ट कॉस्ट इज़ कैलकुलेटेड या इज़ ascertained। सिर्फ जो डायरेक्ट कॉस्टिंग है ना उसको मेजर किया जाता है, वाइल ऑन दी अदर हैंड इनडायरेक्ट कॉस्टिंग इज़ नॉट मेजर्ड। इस मेथड के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्टिंग जो है ना वो मेजर नहीं की जाती या असरटेन नहीं की जाती, उसको नफ़ा नुकसान के खाते में डाल दिया जाता है। द इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना, द इनडायरेक्ट कॉस्ट मे बी रिटन इन प्रॉफिट और लॉस, उसको नफ़ा या नुकसान में लिखा जाता है। इसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इन दिस टेक्निक ascertainment of cost is done after they have been incurred but the utility of this technique is limited। ये तरीका जो है ना, ये माजी के अंदर खर्च की गई, माजी में खर्च की गई कॉस्ट जो है ना उसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ डन, यानी जो पहले कॉस्ट हो चुकी है, माजी के अंदर लागत हो चुकी है, खर्च हो चुका है, उसको फाइंड करने के लिए, उसको असरटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला जो मेथड है। हिस्टोरिकल नाम से ज़ाहिर है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, लेकिन इसका जो यूज़ है ना, दिस टेक्निक इज़ लिमिटेड, इसका इस्तेमाल महदूद है। द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक इज़ लिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए मदद नहीं देता। इट इज़ does not give any information about the past। अच्छा, इसके बाद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट्स एंड अप्लाइंग दैम टू मेजर द वेरिएशंस फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट एंड एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ वेरिएशंस विद अ व्यू टू मेंटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन इज़ नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये वाला जो तरीका होता है ना, इसमें एक मुकर्रर स्टैंडर्ड जो है ना वो बनाया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड मायार बनाया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई जाती है, यानी एक मायारी लागत बनाई जाती है, और असल लागत जो होती है, एक्चुअल लागत, उससे उसका मुवाजना किया जाता है। इट इज़ कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई जाती है कि इतना मायार होना चाहिए या इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस होता है, एनालाइज किया जाता है, मतलब उन दोनों के दरमियान वेरिएशंस हो, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के दरमियान वेरिएशंस हो, तगैर हो, मतलब फ़र्क हो, तो फिर हम एनालाइज़ करते हैं कॉजेज़ ऑफ वेरिएशंस, उन वेरिएशंस का या उन जो उसके दरमियान फ़र्क आया है उसका सबब क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, उन वजूहात का एनालिसिस किया जाता है, उनका तज्ज़िया किया जाता है।
विद अ व्यू टू मेंटेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करने के लिए, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, अखराजात जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम उन वेरिएशंस का एनालिसिस करते हैं, उन वेरिएशंस के जो असबाब हैं, जो वजूहात हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। तो आसान इसकी डेफिनेशन ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट के साथ, एक्चुअल कॉस्ट के साथ, और फिर हम देखते हैं कि कुछ उसमें वेरिएशंस तो नहीं है। अगर दोनों के दरमियान कुछ फ़र्क आ जाए, वेरिएशंस आ जाएं, तो फिर हम उन वेरिएशंस के काजेज़ को एनालाइज़ करते हैं ताकि हम मैक्सिमम रिज़ल्ट्स जो है ना वो अटेन कर सकें, हम अपनी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकें। तो इस मेथड को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारी ये जो टेक्निक्स हैं, 7 टेक्निक्स हैं, ये एंड हो जाती हैं। आज के इस लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इसके बाद सेल्फ़ असेसमेंट है, इसको आपने ख़ुद से ट्राई करना है। पहले आपने ट्राई करना है, ये कुछ MCQs हैं, शॉर्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स भी एंड पे दिए हुए हैं, लेकिन पहले आपने आंसर नहीं देखने, पहले आपने ख़ुद इनको पढ़ना है, सोचना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। आपने एक आंसर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने उन आंसर्स में जाकर चेक करना है कि हमारा ये आंसर जो हमने चूज़ किया है ये ठीक है या नहीं है। फिर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ भी आएगी और आपको ये याद भी रहेंगे, भूलेंगे भी नहीं। तो पहले आपने इनको खुद ट्राई करना है, फिर अगर आपको किसी की समझ ना आई या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हुआ तो वो फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर के अंदर से ही हैं, सारे आपने देख लेने हैं। डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेंशन एनी 2 यूजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम टू मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के 2 यूजेस लिखें, तो बड़े आसान हैं। लिमिटेशन ऑफ कॉस्टिंग हमने पढ़ी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस के दरमियान हमने फ़र्क पढ़ा है। इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो भी हमने पढ़े हैं। हाउ डू मैनेजर्स डिसाइड वेदर अ कॉस्ट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट के दरमियान फ़र्क कैसे करते हैं मैनेजर, तो ये भी हमने पढ़ा है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना उसकी डेफिनेशंस आपने देख लेनी है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, ये सारे हम डिफरेंस जो है ना ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रॉब्लम्स हैं, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, तो व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, what are its objectives, in what respects does cost accounting differ from financial accounting, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं और डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो ये हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मेरिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हाउ टू ओवरकम देम इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो हम उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ओवरकम इसी तरह हम कर सकते हैं कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ एक्सटर्नल, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ इंटरनल, एक्सप्लेन, तो ये भी चैप्टर के अंदर से है। इसके बाद है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं। टू रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन है ना कॉस्ट की। अब ये सारी क्लासिफिकेशन आपने इसमें नहीं लिखनी, उसने जो पूछा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुनियाद पर जितनी क्लासेस हैं इसकी बनती, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं जो अभी इसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया, एंड लिस्ट एंड एक्सप्लेन, उनके नाम लिखें और उनको एक्सप्लेन करें। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है वेरियस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, अब जो एंड पे हमने डिस्कस किया है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, इसमें आपने वो लिखने हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी हमने तफसील से पढ़ा है। इसके बाद है हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ सुपीरियर ओवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आपने लिखना है, आपने इसके फ़ायदे लिखने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस लिखनी है। तो इस तरह आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि सुपीरियर क्यों है कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इससे बेहतर क्यों है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग भी आपने लिखनी है और एप्लीकेशंस एंड सूटेबिलिटी,
तो इसमें वही आ जाता है, टेक्निक्स आपने लिख दी तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद एनलिस्ट द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स एंड डिस्क्राइब दैम। तो इसमें अब मैंने जैसे आपको बताया था, अब इसमें उसने नहीं बताया कि किस बेस पर आप क्लासिफिकेशन बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर या डिसीजन मेकिंग की बेस पर या किसी और फैक्टर की बेस पर। तो उसमें उसने नहीं कंफर्म किया। तो फिर आपने अपनी तरफ से दो तीन जो क्लासिफिकेशन है ना, दो तीन तरीक़ों से इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो आपने कर देनी है, मतलब जितनी आप उस टर्म के टाइम के अंदर कर सकते हो। मैक्सिमम 30 मिनट में आपने एक क्वेश्चन लिखना होता है, तो 30 मिनट के अंदर आप जितना क्वेश्चन लिख सकते हैं, जितनी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं, आप उनको लिख दें। ओके जी, ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।